तो यार देखो यार, आज से क्लास 10th का सिलेबस चालू कर रहे हैं। एक के बाद एक चैप्टर उठाएंगे, खत्म करेंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है वो भी साथ में करेंगे। आज पहला चैप्टर जो है आपका रियल नंबर्स, उसका पहला लेक्चर है। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होती है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम क्या होती है, अच्छे से समझेंगे। उसका एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी करेंगे, एप्लीकेशन वगैरह सब कुछ देखेंगे। लेकिन जो चीज इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अगर वीडियो शुरू कर दी है तो पूरा एंड तक देखना, बीच में मत छोड़ना। चीजें समझ नहीं आएगी, कंफ्यूजन क्रिएट होगा। पूरा एंड तक देखना। दूसरी चीज, अगर ऐसे ही बस बेड पे लेट के देख रहे हो वीडियो को और पूरी एंड तक देखोगे, कोई मतलब नहीं है। एक अच्छी पोजीशन में बैठो, पढ़ने लायक पोजीशन में बैठो, और साथ में एक रजिस्टर लो, पेन लो, और जो चीज समझा रहा हूँ, जो एग्जांपल्स बता रहा हूँ, उनको अच्छे से नोट करो, उनके अच्छे से नोट्स बनाओ। क्योंकि ये जो चीजें ना, ये आज याद रहेंगी, आज से 5 दिन बाद याद नहीं रहेंगी। ठीक है, तो अच्छे से उनको नोट करो ताकि आप रिवीजन कर सको, बार बार रेफरेंस ले सको। ठीक है, तो शुरू करते हैं लेक्चर के साथ में। तो यार इस चैप्टर को हम शुरू करने जा रहे हैं, और इस चैप्टर के अंदर जो आपको पहली चीज समझनी है, जो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आपको आती होगी, वो है कि इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स हम सब लोगों को पता है, बचपन से हमें पता है इंटीजर्स क्या होते हैं। -1, +1, 2, -2, 0, ये जितने भी नंबर होते हैं ये क्या कहलाते हैं, इंटीजर्स कहलाते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको पता है अच्छे से कि इंटीजर क्या चीज होती है। अगली चीज जो हमें समझनी है वो एक ऐसी चीज है जो हम बचपन से करते हुए आ रहे हैं। हम बचपन से सभी लोग डिवीजन करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो उसी डिवीजन को इस चैप्टर में जब आप शुरू करोगे तो एक स्टेटमेंट के रूप में लिखा है। हम समझते हैं कि उस स्टेटमेंट का क्या मतलब है। उस स्टेटमेंट में ऐसा लिखा है कि अगर एक नॉन जीरो इंटीजर है, नॉन जीरो इंटीजर है ए, नॉन जीरो इंटीजर है ए, और एक दूसरा इंटीजर है बी। नॉन जीरो 1 0 कुछ नहीं बोला गया, एक इंटीजर है बी। अगर ए बी को डिवाइड करता है, अगर ए बी को डिवाइड करता है, तो एक इंटीजर मिलेगा आपको, एक इंटीजर मिलेगा आपको क्या, सी। वो कुछ इस तरीके से होगा कि a इंटू सी बराबर होगा किसके, b के। a इंटू सी की वैल्यू किसके इक्वल होगी, b के। अब जरा स्टेटमेंट को चेक करते हैं। ठीक है, हम सभी को पता है 20 जो है वो 4 से डिवाइड हो जाता है, होता ही नहीं होता है। तो यहां पर जो डिवाइड कर रहा है वो कौन है, वो है 4। तो a तो हो गया क्या, 4। ये क्या, एक नॉन जीरो इंटीजर है। अब उन्होंने कहा अगर एक नॉन जीरो इंटीजर a b को डिवाइड कर रहा है, यानी कि 20 को डिवाइड कर रहा है, तो करते हैं जरा एक बार 20 को 4 से डिवाइड, तो क्या आया, 5 आया। तो एक इंटीजर मिलेगा हमें c। वो कुछ इस तरीके से होगा कि b a इंटू सी, यानी कि 4 इंटू 5 बराबर होगा किसके, 20 के। क्या ये चीज बिल्कुल आपको क्लियर है कि नहीं। बहुत बेसिक चीज है, बहुत आसान चीज है, आप सभी को डिवीजन करना आता है, और उसी को बस इन्होंने एक स्टेटमेंट के रूप में लिख दिया है। तो उम्मीद करता हूं इस चीज में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब एक और चीज जो आपको यहाँ पे समझनी है वो क्या है, ये जो डिवीजन वाली चीज हमने लिखी है ना, इसको एक स्पेशल तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। वो कैसे, अगर एक इंटीजर b डिवाइड, अगर एक इंटीजर a डिवाइड कर रहा है किसी नंबर को, b को, तो हम इस चीज को मैथ्स में कुछ इस तरीके से लिखते हैं। इसको हम पढ़ते हैं कि a डिवाइड्स b। a क्या करता है, डिवाइड करता है किसे, b को। a क्या करता है, डिवाइड करता है b को। या फिर हम ऐसे पढ़ते हैं कि b जो है वो मल्टीपल है किसका, a का। b क्या है, मल्टीपल है a का। अब आप कहोगे सर ये क्या बोल रहे हो आप, मल्टीपल है a का, इसका मतलब क्या। तो देखो यार, b को, b यानी कि 20 को मैं क्या लिख सकता हूं, 4 टाइम्स 5 लिख सकता हूं। और a क्या था, a था 4। तो मैं, इसका मतलब क्या है कि b जो है उसे एज अ मल्टीपल ऑफ a लिखा जा सकता है। जब 4 को, यानी कि a को मैं 5 बार मल्टीप्लाई करूंगा ना, तब जाके मेरे को b मिलेगा। यानी कि b क्या है, असल में वो मल्टीपल है किसका, a का। a क्या था यहाँ पे, 4 था। ठीक है, तो ये जो एक रिप्रेजेंटेशन है ना, ये आपको अच्छे से याद रखनी है। ये क्या है, इसका मतलब क्या होता है कि a डिवाइड करता है किसको, b को। a डिवाइड करता है किसको, b को। तो ये बहुत बेसिक चीज थी, हम सभी को आती है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, आप सभी को अच्छे से आता है। इसको हम मिटाते हैं और हम चालू करते हैं हमारे चैप्टर की जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या चीज है वो हम समझते हैं। और अगर आप साथ में नोट्स नहीं बना रहे, पेंसिल आपके कॉपी पेन नहीं है, तो आपका ये पूरी वीडियो देखना एंड तक वेस्ट है। साथ में लिखो, चीजों को समझो आगे के लिए। आज अभी ये देखो याद रहेंगी, 2 दिन बाद भूल जाओगे, तो जरूरी है कि साथ में लिखते रहो ताकि जब रिवीजन की जरूरत पड़े तो उस कॉपी में देख सको।
ठीक है, तो अगली चीज जो हमें समझनी है वो है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होती है। ठीक है, तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लिख रहा हूं बस ऐसे ही समझ जाइएगा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा बेसिकली जो आप बचपन से जो आप डिवीजन करते हुए आ रहे हो ना, उसको उन्होंने एक स्टेटमेंट के रूप में लिख दिया है। जो आप डिवीजन करते आ रहे हो उस डिवीजन की कुछ प्रॉपर्टीज है, उसको उन्होंने एक स्टेटमेंट के रूप में लिख दिया है। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं कि 54 को डिवाइड करो किससे, 27 से, तो पता है ये तो प्रॉपर डिवाइड हो जाएगा, इसलिए इसको लेते हैं। जैसे 58 मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है, मैंने कहा 58 को डिवाइड करो किससे, 27 से, तो हमें पता है हम 58 को कैसे लिख सकते हैं, 58 इज इक्वल टू 27 इंटू 2, 27 इंटू 2 क्या हो गया, 54 हो गया, 4 अभी बचे प्लस 4, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। हम किसी भी डिवीजन को इस रूप में लिख सकते हैं जिसके अंदर ये जो है ये ए है, ये वो नंबर है जिससे हम डिवाइड करने वाले थे, तो बी है ये कोशेंट है और ये रिमाइंडर है। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या कहता है कि फॉर टू इंटीजर्स ए एंड बी, जहां पर ए जो है वो एक जहां पर बी जो है वो एक नॉन जीरो इंटीजर है, फॉर टू इंटीजर्स ए एंड बी देयर यूनिकली एग्जिस्ट टू इंटीजर्स Q एंड R, वहां पर दो इंटीजर्स Q एंड R एग्जिस्ट करेंगे, और वो किस तरीके से एग्जिस्ट करेंगे कि ये जो रिलेशन है ये क्या हो, सेटिस्फाई हो। अब अगर इस एग्जांपल की हम बात करें तो दो इंटीजर थे हमारे पास में 58 और 27, ठीक है नहीं, जहां पर जो B था यानी कि 27 वो क्या था, वो एक नॉन जीरो नंबर था। अब इसके लिए दो इंटीजर एग्जिस्ट करते हैं, कौन से इंटीजर्स, 2 और 4, ये दो ऐसे यूनिक इंटीजर्स हैं जो इस एग्जिस्ट करते हैं, जो कि इस इक्वेशन को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। 27 टाइम्स 2 प्लस 4 बराबर होता है किसके, 58 के। ये जो चीज है ये है आपकी यूक्लिड्स की डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या कहती है कि ए और बी अगर दो इंटीजर आपको दिए हैं, देयर यूनिकली एग्जिस्ट, हर पेयर के लिए, हर ए और बी के पेयर के लिए जो Q एंड R होंगे वो क्या होंगे, यूनिक होंगे, अलग अलग होंगे। There uniquely exist two integers Q and R for every pair of integers A and B, जहां पर B क्या है, नॉन जीरो इंटीजर है। साथ ही साथ में इससे एक और चीज उन्होंने बोली, वो चीज क्या बोली उन्होंने कि जो रिमाइंडर होगा, जो रिमाइंडर आएगा आपका R जो होगा वो हमेशा या तो जीरो के इक्वल होगा या फिर किससे छोटा होगा, B से छोटा होगा। जो रिमाइंडर होगा वो इस बीच में होगा, या तो जीरो या जीरो से बड़ा होगा, लेकिन छोटा किससे होगा, हमेशा B से। चेक कर लेते हैं, B क्या था, 27 था, R क्या निकला, 4 निकला। क्या 4 27 से छोटा है, बिल्कुल सही है, और जीरो से बड़ा है या उसके इक्वल नहीं, ठीक है, इस केस में जीरो से बड़ा है। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, ये पूरी स्टेटमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप कोई भी डिवीजन का पेयर लेके देखो, कोई भी डिवीजन का पेयर, जैसे अगर 58 की जगह यहाँ पे 54 होता, 58 की जगह 54 होता, तो 27, अब इस चीज को हम इसके रूप में कैसे लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं 54 बराबर है किसके, 27 इंटू 2 प्लस 0, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। यहां पर ए ये है, बी ये है, 2 क्वेश्चन हो गया हमारा, और आर क्या हो गया, 0 हो गया। और आर क्या, हमारी जो कंडीशन थी, जो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन थी, उसको सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है। हमारी कंडीशन क्या थी कि आर की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए लेकिन बी से छोटी होनी चाहिए, तो यहां पर तो आर की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, 0 के, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। ये जो कंडीशन है ये हमेशा सेटिस्फाई होगी अगर आप इस तरीके से किसी डिवीजन को लिखते हो, और हर डिवीजन को इस तरीके से लिखा जा सकता है। ये थी हमारी क्या, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ये क्या है हमारी यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टार्टर के लिए। इससे कई बार प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन भी पूछे हुए हैं, अभी हम एक क्वेश्चन करके भी देखेंगे, पर आपका ये समझना जरूरी है कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा चीज क्या है। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या कहती है, ये स्टेटमेंट कहती है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ठीक है। और उसमें क्या कहा कि हर डिवीजन को अगर बी जो है वो ए को डिवाइड करता है, ए को हम डिवाइड कर रहे हैं बी की मदद से, तो उनको इस तरीके से लिखा जा सकता है, उस डिवीजन को इस तरीके से लिखा जा सकता है, जिसमें आर जो है वो किसको सेटिस्फाई करेगा, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। आर की वैल्यू 0 या उससे बड़ी होगी, लेकिन हमेशा छोटी होगी किससे, बी से। ये चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान रखनी है, ठीक है। तो आप इसको नोट करो, फिर हम एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पर बेस, ठीक है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करते हैं, सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर,
कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर है उसको हम 3m या 3m+1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या है कि क्या क्वेश्चन है, यहाँ पे शायद आपको लाइट पड़ रही होगी तो मैं इसे नीचे लिख देता हूं। क्वेश्चन क्या है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का अगर हम स्क्वायर करें, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का हम स्क्वायर करें तो हम उसे 3m या 3m+1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यार इस क्वेश्चन की जो शुरुआत करें ना वो हम कैसे करें। तो यार पहले आप क्वेश्चन को जरा आराम से देखो। आपको यहाँ पे आराम से 3 दिख रहा है एक, और आपको 3m+ कुछ की फॉर्म का कुछ दिख रहा है। जैसे अगर मैं यहाँ पे 3m+0 कर दूं तो 3m+ कुछ फॉर्म में आपको दिख रहा है। तो आपके दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए यार, जो हमारी यूक्लिड्स डिवीजन लेमा थी ना उसमें भी कुछ ऐसा ही था कि 3q+r करके मेरे को कुछ अगर मिल जाएगा तो मैं इस तक पहुंच सकता हूँ। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से रिलेटेड कुछ लग रहा है ये। तो आप शुरू कैसे करोगे, तो आप मानोगे, अब आपसे क्वेश्चन में किसके रिलेटेड बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, और उसका स्क्वायर जो है वो इस फॉर्म में। तो पहले पॉजिटिव इंटीजर की तो बात कर लें। आप क्या करोगे, आप मानोगे खुद से कि एक पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है एक a, ठीक है, एक पॉजिटिव इंटीजर है a, और उसको आप डिवाइड कर रहे हो किससे, 3 से। उसको आप डिवाइड कर रहे हो 3 से। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का अगर हम इस्तेमाल करें तो हम इस डिवीजन को किस तरीके से लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, a बराबर होगा किसके, a बराबर होगा 3q+r के, बराबर होगा नहीं होगा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की मदद से। साथ ही साथ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या भी कहती है कि जो r होगा वो 0 से b के बीच में होगा, यानी कि r की जो वैल्यू होगी वो 0 से 3 के बीच में होगी। b क्या है यहाँ पे, b है हमारा 3, 0 से 3 के बीच में होगी। क्लियर है ये चीज। अब 0 से 3 के बीच में कौन कौन से इंटीजर्स हैं यहाँ पे, तो 0 से 3 के बीच में कौन कौन से इंटीजर हैं, 0 भी ले सकते हैं, तो 0, 1, 2, ये 3 है बस। r की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, तो r की वैल्यू ये 3 पॉसिबल है। ठीक है, तो अब एक एक करके जरा सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो यहां से जो पहली वैल्यू आएगी a की, वो क्या आएगी, या तो a बराबर होगा 3q के, या a बराबर होगा 3q+1 के, या a बराबर होगा 3q+2 के। क्लियर है ये चीज। हमने क्या बोला था, a कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है। a क्या है, कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है। ध्यान से सुनना जो शब्द बोल रहा हूं, a क्या है, कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, कोई पॉजिटिव नंबर हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। और हम उसे किससे डिवाइड कर रहे थे, 3 से डिवाइड कर रहे थे। तो हमने कहा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अगर हम इस्तेमाल करें तो a बराबर होगा किसके, 3q+r के। और यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में कहा गया है कि जो r होता है वो 0 या 0 के बराबर होगा, या फिर 0 से बड़ा होगा लेकिन 3 से छोटा होगा, 3 यानी कि b से छोटा होगा। तो हमने वो वाली प्रॉपर्टी भी यहाँ पे लगा दी। अब r जो है वो एक क्या है, इंटीजर है। 0 से 3 के बीच में, 0 से 3 के बीच में कौन कौन से इंटीजर आ सकते हैं, 0 भी हम ले सकते हैं, 0 भी एक इंटीजर है, तो 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं और 2 ले सकते हैं। अब 2 और 3 के बीच में जो वैल्यूज है बीच में वो थोड़ी इंटीजर है, और 3 हम ले नहीं सकते क्योंकि 3 के साथ इक्वल टू का साइन नहीं लगा है। तो 0 से 3 के बीच में जो इंटीजर हम ले सकते हैं वो कौन कौन से हैं, वो है 0, 1 और 2। तो r की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हैं, r की पॉसिबल वैल्यूज है 0, 1 और 2। तो हमने कहा ठीक है, इस इक्वेशन में उठा के रख देते हैं तीनों वैल्यूज को। तो 0 रखी तो ये आया, 1 रखी तो ये आया, और 2 रखी तो ये आया। मैंने आपसे क्या कहा था कि ये जो इक्वेशन है, ये यहाँ पर जो a है वो क्या है, कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है, कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है। यानी कि अगर आप समझ रहे हो तो कोई भी पॉजिटिव नंबर को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम। और r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद हम कह सकते हैं कि कोई भी पॉजिटिव नंबर, कोई भी पॉजिटिव नंबर नहीं, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। ये खुद में क्वेश्चन बन गया। आपको क्वेश्चन में पूछ देंगे क्या कि प्रूफ करके दिखाओ कि कोई भी पॉजिटिव नंबर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर को इस फॉर्म में, या तो 3q या 3q+1 या 3q+2 इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर को। तो आपको ये क्वेश्चन एक सेपरेट पूछ सकते हैं। तो आप क्या करोगे, आप एक पॉजिटिव इंटीजर लोगे, बोलोगे कि हम उसे 3 से डिवाइड कर रहे हैं, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को अप्लाई करोगे, r की कंडीशन लगाओगे, r की 3 वैल्यूज निकल के आएंगी और उनको सब्स्टिट्यूट कर दोगे और कहोगे कि क्योंकि यहाँ पे a जो था वो कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर हो सकता था, तो यानी कि a की 3 वैल्यूज निकल के आई, यानी कि a को
यानी कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर को आप इस फॉर्म में, इन तीनों में से किसी एक फॉर्म में लिख सकते हो। लेकिन हमारा क्वेश्चन ये नहीं था। हमारा क्वेश्चन क्या था कि उस पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर है उसको इन दो फॉर्म्स में लिखना है आपको। वो हमेशा इन्हीं दो फॉर्म्स में होंगे, या तो 3m या 3m+1। तो कर लेते हैं यार, ये तो अब और आसान हो गया। क्यों? हमारे पास वो पॉजिटिव इंटीजर आ गया और हमसे बोला उसका स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, एक एक करके इनको स्क्वायर कर देंगे। तो पॉजिटिव इंटीजर है a, उसका स्क्वायर अगर मैं आपको बोलूं तो a स्क्वायर बराबर होगा किसके, 9q² के। होगा नहीं होगा? अब 9q स्क्वायर को अगर मैं ऐसे लिख दूं 3 इंटू 3q का स्क्वायर, 3 इंटू 3q का स्क्वायर, तो क्या मैं इस वाली फॉर्म में इसको नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूं। और यहां पर m क्या है, m है 3q²। तो ये वाली जब इस वाली फॉर्म में होगा आपका पॉजिटिव इंटीजर तो बिल्कुल सेटिस्फाई हो गई कंडीशन। उन्होंने जो बोला था कि इन दो में से किसी एक फॉर्म में उसका स्क्वायर एग्जिस्ट करेगा, तो बिल्कुल कर रहा है। 3m वाली फॉर्म में उसका स्क्वायर एग्जिस्ट कर रहा है। अब अगर बात करें दूसरे वाले केस की, तो इसका भी स्क्वायर कर लेते हैं। a स्क्वायर करते हैं इसका, तो ये क्या आएगा, 9q², a प्लस b का होल स्क्वायर होगा। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 2 इंटू 3q इंटू 1, यानी कि 6q। ठीक है, अब 9q² और 6q को अगर हम पास में ले आए, 9q² प्लस 6q कर दें हम और प्लस 1 कर दें, तो इसमें आपको क्या कॉमन दिख रहा है? इसमें आपको कॉमन, अगर मैं आपको बोलूं कि आप 3 ले लो, तो आप ऐसा कॉमन जैसे लोगे 3, तो आपके पास बचेगा अंदर क्या, 3q² प्लस 2q। ठीक है, और यहाँ पे प्लस 1। अब अगर मैं इस चीज को क्या मान लू, m मान लू, तो क्या मैं इसको 3m+1 नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूं। अब अगर से 3m+1 लिख सकता हूं, मतलब कि इस वाली फॉर्म में जो पॉजिटिव इंटीजर होंगे उन्हें भी, उनके स्क्वायर को भी हम इन दो में से किसी एक फॉर्म में लिख सकते हैं। वो फॉर्म कौन सी है, 3m+1। अब तीसरी भी मैं आपको बता रहा हूं, प्रूव हो जाएगी, लेकिन ये आपका होमवर्क है। आपको 3q+2 वाली जो फॉर्म है, जब पॉजिटिव इंटीजर इस फॉर्म में होगा, आपको उसको स्क्वायर करना है और आपको इस कंडीशन पे लाना है, इन दोनों में से किसी एक में उसे लाना है कि जो स्क्वायर है वो इन दोनों में से किसी एक फॉर्म में लिखा जा सके। और जैसे आप कर दोगे, आपका क्वेश्चन प्रूव हो गया। यही आपसे पूछा गया था कि कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, अगर उसका अगर हम स्क्वायर करें, कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर का हम स्क्वायर करें, तो जो स्क्वायर होगा ना, वो इन दो में से किसी एक फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बिल्कुल कर पा रहे हैं। जब इस फॉर्म में होगा तो 3m लिख पा रहे हैं, जब इस फॉर्म में होगा तो 3m+1 लिख पा रहे हैं, और जब इस फॉर्म में होगा तो आपको फाइंड आउट करना है। वो आपका होमवर्क है कि किस फॉर्म में लिख पाओगे आप, पर मैं आपको बता रहा हूँ कि लिख जरूर पाओगे इन दोनों में से किसी एक में। ठीक है, तो ये सीबीएसई का एक क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का, इसको अच्छे से नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो यार, जो अगली चीज अब हमें समझनी है इस चैप्टर के अंदर, वो अगली जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम समझ जाना, ईडीए लिख रहे हैं अपन तो। ठीक है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम इस चैप्टर के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इस चैप्टर का, तो इसे बिल्कुल ध्यान से, आराम से समझना और सुनना। ठीक है, पहले बात करते हैं एल्गोरिथम। एल्गोरिथम, आज के बाद आप जब भी ये शब्द सुनो ना, आपको कोई भी अगर दी हुई है फलाना ढिकाना एल्गोरिथम, तो आपके लिए अगर एल्गोरिथम शब्द है, एल्गोरिथम का मतलब ये होता है कि जब आप उसे पढ़ोगे, आप समझोगे, तो वो लोग आपको कुछ स्टेप्स देंगे। आप अगर उन स्टेप्स को फॉलो करोगे ना, तो आप एक रिजल्ट पे पहुंचोगे। एल्गोरिथम का मतलब ये होता है कि आपको कुछ स्पेसिफिक स्टेप्स देंगे, आपको बस वो स्टेप्स फॉलो करने हैं और आप अपने आंसर पे पहुंच जाओगे। तो बहुत आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से समझ जाओगे। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम जो है ना, वो मदद लेती है किसकी, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की। तो पहले हम लिख लेते हैं कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या चीज थी। तो ए अगर कोई इंटीजर है, उसे हम एक नॉन जीरो इंटीजर बी से डिवाइड कर रहे हैं, तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। हम उस रिलेशन को, हम उस चीज को ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, कि अगर a कोई एक इंटीजर है, उसे एक नॉन जीरो इंटीजर b से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो हम उसे इस तरीके से इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये चीज आपको क्लियर है कि नहीं? हमने अभी अभी समझी है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के अंदर। ठीक है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम जो है वो मदद लेती है किसकी, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की। ठीक है, हमें ये चीज समझ आई। और हमें पता है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या चीज होती है, तो वो ये चीज होती है जहां पे आर की एक कंडीशन भी होती है। उम्मीद करता हूं आपको अभी याद है, अभी अभी पढ़ी। ठीक है,
अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का स्टेटमेंट क्या है, वो हमसे क्या कहती है, क्या करना है हमें। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम ये कहती है कि ए और बी का कॉमन डिवाइजर है अगर डी, ए और बी का कॉमन डिवाइजर है अगर डी, तो वो जो डिवाइजर है वो बी और आर को भी डिवाइड करेगा। मतलब कि वो बी और आर का भी क्या होगा, कॉमन डिवाइजर होगा। क्या कह रहा है वो, कि अगर ए और बी का जो कॉमन डिवाइजर है ना, वो बी और आर का भी क्या होगा, कॉमन डिवाइजर होगा। ये कहता है हमसे क्या, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अब यार इस चीज को आप समझोगे ना तो बहुत लॉजिकल और बहुत आसान चीज है ये। मैं आपको बताता हूं कैसे। बी और आर का अगर सपोज करो, हमें नहीं पता कि ए और बी का है कि नहीं, ए का है कि नहीं, हमें ए का हम प्रूव करेंगे ऐसा कि बी और आर का जो कॉमन डिवाइजर होगा ना वो ए का होगा ही होगा। हम ये चीज प्रूव करते हैं तो अपने आप प्रूव हो जाएगा कि जो कॉमन डिवाइजर होगा वो तीनों का होगा। ठीक है, अब सपोज करो बी और आर का जो कॉमन डिवाइजर है वो है डी, बी और आर का जो कॉमन डिवाइजर है वो डी, मैंने आपसे पहले से कह दी। तो हमको पता है अगर डी जो है वो डिवाइड करता है बी को, अगर डी डिवाइड करता है बी को, डिवाइजर है मतलब डिवाइड करता है, प्रॉपर डिवाइड करता है, पूरी डिवाइड करता है। तो अगर डी डिवाइड करता है कैसे, बी को, तो हम बी को लिख सकते हैं डी इंटू C1, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, हमने ये चीज पढ़ी है। बी को हम क्या लिख सकते हैं, डी इंटू C1, कोई कांस्टेंट इंटीजर होगा C1, उसका मल्टीप्लाई जब हम डी में करते हैं तब हमें क्या मिलता है, बी मिलता है। हमने ये चीज स्टार्टिंग में समझी थी नहीं समझी थी, 20 को हमने लिखा था 4 टाइम्स 5, तो यहाँ पर 20 हमारा बी है, डी हमारा 4 है और C1 हमारा 5 है। बहुत आसान चीज है। मैंने क्या कहा था आपसे, आर को भी डिवाइड करता है, कॉमन डिवाइजर है, मतलब अगर इसको डिवाइड करता है तो इसको भी डिवाइड करता है। तो आर को भी हम ऐसे क्या लिख सकते हैं, डी इंटू कोई अलग दूसरा इंटीजर होगा C2। ठीक है, ये चीज क्लियर है कि नहीं आपको। बहुत आसान चीज है, कुछ नहीं करा है मैंने आपसे क्या कहा है, आप बस पहले से सब मान लो कि जो डी है वो क्या है, कॉमन डिवाइजर है किसका, बी का और आर का। बी और आर दोनों का क्या है, कॉमन डिवाइजर है, यानी कि डी जो है वो डिवाइड करता है बी को भी और आर को भी। अब अगर बी को डिवाइड करता है तो बी को लिखा जा सकता है डी इंटू C1, और आर को डिवाइड करता है तो आर को लिखा जा सकता है डी इंटू C2। इन दोनों वैल्यूज को अगर हम इस इक्वेशन में क्या कर दे, वो कर दे, जो भी होता है वर्ड भूल गया मैं, ठीक है, अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दें, तो अगर हम इसे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ए की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, बी की जगह लिखते हैं डी इंटू C1 और मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, क्यू से। ठीक है, मैं इसे जरा मिटा रहा हूं, और आर की जगह पे हम क्या लिखेंगे, डी इंटू C2, डी इंटू C2 लिख दिया मैंने। पूरी इक्वेशन में से डी को क्या कर लो, कॉमन ले लो। तो अगर मैं ए यहां पर है, पूरी इक्वेशन में से डी को कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, C1 प्लस C2। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो इस चीज को, बिल्कुल ध्यान से इसको घूरो, थोड़ी देर तक घूरो बस इस पे। ठीक है, ये आपसे क्या कह रहा है, जब से कह रहा है कि एक नंबर है ए, वो अगर मैं डी को किसी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे को क्या मिल जाता है, ए मिल जाता है। क्या ये आपको कुछ इसकी तरह नहीं दिख रहा है, जहां पर ए की वैल्यू 20 हो और डी की वैल्यू 4 हो और ये पूरी वैल्यू 5 हो। तो अगर मैं इस पूरी चीज को एक तीसरा कांस्टेंट मान लू सी, तो ए को लिखा जा सकता है डी इंटू C1। ए को क्या लिखा जा सकता है, डी इंटू C1। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि डी जो है वो ए का भी क्या है, डिवाइजर है। ए जो है, डी जो है वो ए को भी क्या करता है, डिवाइड करता है। और ये चीज हमें प्रूफ करनी थी। हमें क्या प्रूफ करना था कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के हिसाब से कि अगर बी और आर का कोई कॉमन डिवाइजर है डी, बी और आर का कोई कॉमन डिवाइजर है डी, तो वो ए और बी का भी कॉमन डिवाइजर होगा। अगर बी और आर को डी डिवाइड कर रहा है तो क्लियरली ए और बी को भी जो डी है वो डिवाइड कर रहा है। बी को तो डिवाइड कर ही रहा था, अब हमने ये प्रूव कर दिया कि वो ए को भी डिवाइड कर रहा है। यही जो स्टेटमेंट है ये है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम ये कहता है कि अगर कोई कॉमन डिवाइजर है ए और बी का, तो वो कॉमन डिवाइजर होगा किसका, बी और आर का भी। यानी कि अगर सिंपल भाषा में आपको बोलूं तो ए बी और आर को, अगर इनमें से कोई ए बी और आर का जो कॉमन डिवाइजर होगा वो ही ओवरऑल इनका डिवाइजर होगा। ठीक है, तो ये था यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। पर इसका एप्लीकेशन क्या है, इसको हम कहाँ इस्तेमाल करेंगे, ये तो खाली स्टेटमेंट है। इसका हम यूज कहाँ करेंगे
तो वो हम समझते हैं। पहले आप इस चीज को अच्छे से नोट करो, इसे अच्छे से समझाओ खुद को कि हमने ऐसा पहले से माना डी जो है वो इन दोनों का कॉमन डिवाइजर है। अगर वो इनका कॉमन डिवाइजर है तो बी को वो प्रॉपर्ली डिवाइड करेगा, साथ में आर को भी डिवाइड करेगा, तो बी और आर को इस तरीके से कर सकता है। फिर हमने ये दोनों वैल्यूज को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया। इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके सोल्व करा तो हमें a इज इक्वल टू डी इंटू C3, यहाँ पे C1 नहीं C3, कोई तीसरा कांस्टेंट है C3, इस फॉर्म का हमें कुछ मिलेगा। अगर इस फॉर्म का हमें कुछ मिल रहा है, इसका क्या मतलब है कि a को भी डिवाइड करता है क्या, d यानी कि डिवाइजर है किसका, a का भी। तो हमने प्रूव कर दिया कि a और b का जो कॉमन डिवाइजर है वो b और r का भी कॉमन डिवाइजर है। तो आप इस चीज को अच्छे से नोट करो, फिर हम इसका एक एप्लीकेशन देखें। अब हम देखते हैं कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम जो है उसका एप्लीकेशन कहाँ है, उसको यूज का करेंगे। स्टेटमेंट तो समझ आ गया कि a और b का जो कॉमन डिवाइजर होगा वो b और r का भी कॉमन डिवाइजर होगा, चीज समझ आई। लेकिन यूज का करेंगे तो चलो यार इस्तेमाल देखते हैं कैसे करेंगे। a की वैल्यू है 117 और b की वैल्यू है सपोज करो 45। ठीक है, a और b की मैंने आपको वैल्यूज दे दी, जरा वो लगाते हैं इन पे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो 117 बराबर होगा 42 टाइम्स 2 करेंगे, यानी कि 42 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो बनता है 90, और तीसरी बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ज्यादा चला जाएगा। तो 45 इंटू 2 प्लस 27 लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि 117 और 45 का कॉमन डिवाइजर बताओ भाई मेरे को। 117 और 45 का क्या बताओ, कॉमन डिवाइजर बताओ मेरे को। तो यार आप कहोगे सर अभी हमने है ना यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ी है, 117 और 45 का अगर मेरे को कॉमन डिवाइजर निकालना है ना, तो मैं क्या करूंगा, मैं 45 और 27 का क्या निकाल लूंगा, कॉमन डिवाइजर निकाल लूंगा। जो इनका कॉमन डिवाइजर होगा वो इसका भी कॉमन डिवाइजर होगा। अभी हमने ये चीज समझी है, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है ऐसा कर लो, 45 और 27 पे जरा फिर से यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगाओ। तो 45 को हम लिख सकते हैं क्या, 27 इंटू 1 प्लस 18 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। हम क्या ढूंढ रहे थे इस वाली लाइन में, हम ढूंढ रहे थे 45 और 27 का कॉमन डिवाइजर। अब इसे भूल जाओ जरा, ठीक है। ये एक अलग क्वेश्चन है, ये खुद में एक और क्वेश्चन बन गया, जिसमें अगर मैं आपको बोलूं कि 45 और 27 का कॉमन डिवाइजर क्या है मेरे को बताओ, 45 और 27 का कॉमन डिवाइजर मेरे को निकाल के दो, तो आप कहोगे सर ये खुद में क्वेश्चन है। अभी हमने पढ़ा है क्या कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम की मदद से जो इसका और इसका कॉमन डिवाइजर होगा वही इसका और इसका भी क्या होगा, कॉमन डिवाइजर होगा। क्लियर है ये चीज, ये क्या है, खुद में एक और क्वेश्चन बन गया किसका, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का। तो आप कहोगे सर 45 और 27 का वही कॉमन डिवाइजर होगा जो 27 और 18 का होगा। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। तो आप इन दोनों का कॉमन डिवाइजर मेरे को निकाल के दे दो, मेरे को क्या फर्क पड़ता है, जो इन दोनों का कॉमन डिवाइजर होगा वो 45 और 27 का भी होगा, और जो 45 और 27 का होगा वही 117 और 45 का भी होगा। क्लियर है ये चीज। तो आप क्या करोगे, 27 और 18 को फिर से उठाओगे और 27 और 18 में फिर से यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम लगा दोगे, लेमा लगा दोगे। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अगर फिर से आप 27 और 18 पे लगाओगे तो 18 टाइम्स 1 प्लस 9। आप कहोगे सर ये तो फिर से एक और क्वेश्चन बन गया यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का, जिसमें मेरे को 27 और 18 का अगर कोई कॉमन डिवाइजर पूछेगा, 27 और 18 का कोई मेरे को कॉमन डिवाइजर पूछेगा तो मैं क्या कहूंगा कि 27 और 18 का वही कॉमन डिवाइजर होगा जो 9 और 18 का होगा, जो कि 9 और 18 का होगा। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, मेरे को तो 27 और 18 के कॉमन डिवाइजर से मतलब है, तुम चाहे तुम मेरे लिए 18 और 9 का कॉमन डिवाइजर निकाल दो, वही इसके ही बराबर होगा। तो आप कहोगे ठीक है सर हम 18 और 9 के निकाल देते हैं। हम 18 और 9 को फिर से उठाएंगे, हमने 18 और 9 पे फिर से डिवीजन लेमा लगाई, तो 18 बराबर होगा 9 इंटू 2 प्लस 0 के, 9 इंटू 2 प्लस 0 के, यानी कि 18 और 9 का अगर मैं आपसे कॉमन डिवाइजर पूछूं, 18 और 9 का मैं आपसे कॉमन डिवाइजर पूछूं, वो नंबर जो 18 को भी डिवाइड करता है और 9 को भी डिवाइड करता है, वो नंबर यहां से क्या निकला, 9 निकला। वो नंबर यहां से क्या निकला, 9। कॉमन डिवाइजर क्या निकला 18 और 9 का, वो निकला 9। तो आप कहोगे सर 18 और 9 का जो कॉमन डिवाइजर है ना वो 9 है। मैंने कहा ठीक है एक जरा ऊपर लेवल हो, 18 और 9 का जो कॉमन डिवाइजर है
वही तो 27 और 18 का भी कॉमन डिवाइजर है। तो बिल्कुल सही बात है, यानी कि 27 और 18 का जो कॉमन डिवाइजर है वो भी क्या निकला, 9 निकला। मैंने कहा एक लेवल फिर ऊपर आओ, जो 27 और 18 का कॉमन डिवाइजर है वही तो 27 और 45 का भी कॉमन डिवाइजर है। किससे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के बेसिस पे। तो आपको वैसे बिल्कुल सही बात है, यानी कि 45 और 27 का भी जो कॉमन डिवाइजर है वो क्या निकला, 9 निकला। मैंने कहा एक लेवल और ऊपर आओ, तो आप कहोगे ठीक है सर 45 और 27 का जो कॉमन डिवाइजर है, 45 और 27 का जो कॉमन डिवाइजर है वो ही कॉमन डिवाइजर है किसका, 117 और 45 का भी। 117 और 45 का भी कॉमन डिवाइजर क्या आया, 9 आया। ये है एप्लीकेशन आपके पास किसका, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का। और यहाँ पे जो आपका डिवाइजर निकल के आया है, ये जो आपके पास डिवाइजर निकल के आया है, कॉमन डिवाइजर से निकल के आया है, ये है हाई ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर या फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसे हम बोलते हैं HCF या GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर किसका, 117 और 45 का। मतलब कि ये वो नंबर है, ये वो सबसे बड़ा नंबर है कॉमन जो 117 को भी डिवाइड करेगा और 45 को भी डिवाइड करेगा। ये इन दोनों का ग्रेटेस्ट यानी कि सबसे बड़ा कॉमन डिवाइजर है। 9 जो है वो इन दोनों का क्या है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है। 9 जो है वो क्या है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF या GCD दोनों ही इसके नाम है। वो है किसका, 117 और 45 का। ये है एप्लीकेशन किसकी, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम की। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम की क्या एप्लीकेशन है कि हम कोई भी दो नंबर का क्या निकाल सकते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, उनका जो कॉमन सबसे बड़ा डिवाइजर है वो निकाल सकते हैं, या फिर हम कहें उनका HCF निकाल सकते हैं। अब इस चीज को हम जरा एक और अच्छे तरीके से समझेंगे। पहले आप इसको नोट करो, बिल्कुल एक एक लाइन को समझाते हुए नोट करो कि यार 117 और 45 दिया हुआ था। सबसे पहले हमने उस पर लेमा लगाई, उन्होंने हमसे बोला यार हमको 117 और 45 का डिवाइजर चाहिए कॉमन, हमें नहीं पता कैसे निकालोगे। हमें यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम क्योंकि आती थी तो हमें पता था कि 117 और 45 का जो कॉमन डिवाइजर होगा वो ही 45 और 27 का भी डिवाइजर होगा। तो हमने 45 और 27 पे लगाई, फिर 27 और 18 पे लगाई, और फिर 18 और 9 पे लगाई। अंत में हमारे पास जो कॉमन डिवाइजर निकल के आया वही अल्टीमेटली इन दोनों का क्या निकल के आया, कॉमन डिवाइजर। साथ ही साथ में वही इन दोनों का क्या है, सबसे बड़ा कॉमन डिवाइजर यानी कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ठीक है, तो आप इस चीज को नोट करो, फिर हम इसे एक आसान तरीके से समझेंगे। तो यार यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम जो है ना उसको सॉल्व करने का एक और मतलब एक अच्छा तरीके साफ तरीके से अगर हम सॉल्व करें इसे, तो देखो हमने किया क्या, हमने 117 लिया, ठीक है, उसको हमने डिवाइड मारा किससे, 45 से। तो 45 टाइम्स 2 90 होता है, माइनस करा 27 बचा। फिर हमने 27 और 45 को इनका डिवीजन करा, तो हमने 45 को डिवाइड करा किससे, 27 से। तो 27 टाइम्स 1 27 होता है, और बचाएंगे तो 18 हुआ। ठीक है, ये मिटा रहा हूं, थोड़ा सा जगह चाहिए। फिर हमने क्या करा, 18 और 27 को उठाया, तो 18 और 27 को 18 से डिवाइड करा। 18 टाइम्स 1 18 होता है, 27 में से माइनस करेंगे तो 9 बचा। फिर हमने 9 से 18 को डिवाइड मारा, तो 9 2 18 हो गया, और रिमाइंडर क्या आ गया, 0 हो गया। ठीक है, ये हमने असल में पूरी चीज की है। आपका जो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम है वो, अब उसका जो एक्चुअल स्टेटमेंट है वो चीज कहती है वो यही कहती है कि आपको अगर किन्हीं दो नंबर का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर निकालना हो या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना हो, तो आप क्या करोगे, आप ये प्रोसेस फॉलो करोगे। आप उन दोनों नंबर्स को डिवाइड करोगे, जो रिमाइंडर आएगा उससे आप क्वोशिएंट को डिवाइड करोगे, फिर जो रिमाइंडर आएगा उससे आप फिर क्वोशिएंट को डिवाइड करोगे। क्वोशिएंट नहीं, सॉरी, जो आपका डिवाइजर है, जो डिवाइजर है यहाँ पे 117 का डिवाइड, 117 को किससे डिवाइड कर रहे थे हम, 45 से डिवाइड कर रहे थे। तो जो रिमाइंडर आया उसको वो अब किसे डिवाइड करेगा, 45 को डिवाइड करेगा। फिर जो रिमाइंडर आया वो 27 को डिवाइड करेगा, और फिर जो रिमाइंडर आया वो अब 18 को डिवाइड करेगा। आप ये वाला जो प्रोसेस है आप ये फॉलो करोगे। आपको अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर निकालना है तो आप ये प्रोसेस फॉलो करोगे। लेकिन कब तक फॉलो करोगे, जब तक जो आपका रिमाइंडर है ना वो क्या नहीं आ जाता, 0 नहीं आ जाता। जब तक आपका रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता तब तक आप ये वाला जो प्रोसेस है ये फॉलो करोगे। ठीक है, हमने प्रोसेस फॉलो कर दिया। लेकिन इसमें जो हमारा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है, ये जो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, वो क्या होगा, वो क्या है इन सब में,
तो वो होगा जो आपका लास्ट नॉन जीरो रिमाइंडर था। ये रिमाइंडर क्या है? 0। इससे पहले वाला रिमाइंडर क्या था? तो जब इसको सॉल्व करा तो रिमाइंडर क्या आया था? 9 आया था। और ये रिमाइंडर क्या है? नॉन जीरो है। तो जो आपका लास्ट नॉन जीरो रिमाइंडर होगा वो आपका GCD या फिर HCF होगा। किसका? 45 और 117 का। बहुत आराम से, बहुत तसल्ली से समझो, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल जो नॉर्मल चीजें है ना, जो हमारी डेली लाइफ की चीजें हैं, बस उनको लॉजिकली बता दिया है इन्होंने। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम क्या होती है? तो वो हमने ये समझी कि A और B का जो कॉमन डिवाइजर होगा ना, वो B और R का भी कॉमन डिवाइजर होगा। ठीक है। फिर हमसे किसी ने बोला कि यार A और B जो है इसका मेरे को एक कॉमन डिवाइजर बताओ। तो हमने कहा यार A और B का जो कॉमन डिवाइजर होगा ना, वो B और R का भी कॉमन डिवाइजर होगा। तो हम एक काम करते हैं, B और R का कॉमन डिवाइजर फाइंड करते हैं। हमने B और R का जो कॉमन डिवाइजर होगा ना, वो इसका और इसका कॉमन डिवाइजर होगा। ये प्रोसेस हम फॉलो करते चले गए। जब हम इस प्रोसेस को फॉलो किया तो जैसे ही हमको रिमाइंडर 0 मिला, जैसे ही हमको रिमाइंडर 0 मिल गया, तो उससे जस्ट पहले वाला जो रिमाइंडर होगा, जो एक नॉन जीरो रिमाइंडर होगा, वो हमारा जो ओवरऑल जो हमें नंबर दिए थे उसका क्या होगा? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होगा। ये है आपकी यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम क्या है कि आप ये प्रोसेस फॉलो करते जाओ, जो भी आपका लास्ट नॉन जीरो रिमाइंडर आए, मतलब कि नॉन जीरो, ये तो जीरो रिमाइंडर हो गया, ये तो रिमाइंडर 0 हो गया, इससे जस्ट पहले रिमाइंडर पे आया, तो ये जीरो रिमाइंडर नहीं है, ये नॉन जीरो रिमाइंडर है। और ये सारे नॉन जीरो रिमाइंडर्स में सबसे आखिरी नॉन जीरो रिमाइंडर है, लास्ट नॉन जीरो रिमाइंडर है आपका। तो ये जो कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर या फिर HCF ऑफ 117 या 45। ये है तरीका यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम को अप्लाई करने का और फिर उससे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर या HCF को फाइंड करने का। ये है एप्लीकेशन यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम की। इस पर बेस्ड एक एग्जांपल करते हैं, आपको आराम से चीजें बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो एक एग्जांपल करते हैं इस पे अच्छे से, तसल्ली से, फिर हम देखें। तो यार देखो, एक एग्जांपल करते हैं किस पे, क्या बोलते हैं, एक एग्जांपल करते हैं, आपको सारी चीजें आराम से क्लियर हो जाएंगी। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम को कैसे अप्लाई करना है, ये चीज भी आपको क्लियर हो जाएगी। तो देखो, क्वेश्चन में आपको दिया है कि 210 और 55 का आपको क्या निकालना है? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर या फिर HCF निकालना है। ठीक है, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं, एक ही मतलब होता है। तो आपको वो निकालना है। आप कैसे करोगे? तो आप 210 को उठाओगे और डिवाइड करोगे किससे? 55 से। तो 4 टाइम्स कर देंगे तो 220 हो जाएगा, इससे ज्यादा हो जाएगा तो कर नहीं सकते, 3 टाइम्स करेंगे तो होगा 165। ठीक है, 55 इंटू 3 कितना होता है? 165। सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा? 45 आएगा। ठीक है, फिर इसको डिवाइड करोगे किससे? इससे। तो 45 लिए यहाँ पे, 55 यहाँ पे आया, 45 बन जाए 45, बचे कितने बचे भाई? 10 बचे। ठीक है, अब 10 से डिवाइड मारोगे किसे? 45 को, तो 45 उठाया, 45 इंटू 4, ये 10 इंटू 4 40, बचा कितना? 5। ठीक है, आगे यहाँ पे ला रहा हूं, 5 बचा। अब 5 से डिवाइड मारोगे किसे? 10 को, तो 5 2 जा 10, क्या आ गया रिमाइंडर? 0 आ गया। ये 0 वाला रिमाइंडर था और ये लास्ट नॉन जीरो रिमाइंडर था। लास्ट नॉन जीरो रिमाइंडर क्या था? 5। अब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या आ गया? 5 है इन दोनों का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। इतना सिंपल है यार ये यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, बहुत बहुत आसान चीज है। बस अंधाधुन डिवीजन करते जाओ कब तक, जब तक 0 नहीं मिल जाए। जैसे ही 0 की प्राप्ति हो, लास्ट नॉन जीरो डिविजर देख लो, जो रिमाइंडर है वो देख लो, जो रिमाइंडर लास्ट नॉन जीरो है वो उठा के लिख दो, कह दो भैया ये GCD है। ठीक है, ये है तरीका क्या? यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम को अप्लाई करने का और उसकी मदद से GCD या फिर HCF निकालने का। लेकिन आप बोर्ड में ये चीज इस तरीके से कर सकते हो, पर ज्यादा अच्छा तरीका जो टीचर को भी पसंद आएगा वो तरीका क्या है? जैसे हम पहले लिख रहे थे, यूक्लिड डिवीजन लेम्मा अप्लाई कर करके प्रॉपर। तो आप क्या करोगे? आप कहोगे अप्लाइंग यूक्लिड, बिल्कुल उनको कहानी सुनानी है आपको। जो चीज आप कर रहे हो ना, वो आपको कहानी के रूप में लिख देनी है, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। आप क्या करोगे? आप कहोगे अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा ऑन 210 एंड 55। तो आप लेमा लगाओगे, 210 को लिखोगे 55 इंटू 3 प्लस 45। फिर आप कहोगे वी नो from Euclid's division algorithm that the common divisor of 210 and 55 is also the common divisor of 55 and 45. तो
अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ऑन 55 एंड 45 अगेन, और आप ऐसा करते चले जाओगे कहानी बनाते बनाते, ठीक है। फिर लास्ट में आप लिखोगे द लास्ट नॉन जीरो रिमाइंडर इज 5. इट इज ऑल्सो द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ 100 ऑफ 210 एंड 55, ऑल्सो नोन एज द HCF भी कह देते हैं हम इसे, या फिर GCD कह देते हैं। ये तरीका है आपका बोर्ड में सॉल्व करने का। लेकिन मेन जो चीज थी वो थी हमारा कॉन्सेप्ट को समझना कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, कैसे उसे अप्लाई करते हैं हम, क्या फाइंड करने के लिए, HCF या GCD। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज अच्छी समझ आई होगी। NCERT में जब तक यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन लेमा, इन सब के सारे क्वेश्चन खत्म हो जाने चाहिए। RD शर्मा अगर आप पे नहीं है तो खरीद लो, बहुत अच्छी किताब है, कोई और किताब में जाने की ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। RD शर्मा अच्छी किताब है, और ना सिर्फ 10th में 11th 12th में बहुत काम आने वाली है। तो एक RD शर्मा तो पटा की लो, नहीं तो गूगल पे आराम से सब जगह PDF मिल जाती है, देख लो अपने हिसाब से, ठीक है। तो क्वेश्चन यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के आपको प्रैक्टिस करने हैं अच्छे से, बिल्कुल, और ये जो है अप्लाई करो। अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में ना आपको मैं बताता हूँ क्या है, एक पैटर्न बनता है क्वेश्चन का, जो कि होते हैं थ्योरी वाले क्वेश्चन। उसमें आपसे क्या बोल देंगे कि आपके पास 210 काजू कतली है, ठीक है, और 55 बूंदी के लड्डू हैं। 210 काजू कतली और 55 बूंदी के लड्डू हैं, ठीक है। और आपसे बोलेंगे कि यार एक डब्बे में हमें दोनों मिठाइयां रखनी है, वो कॉमन नंबर बताओ, वो मैक्सिमम कॉमन नंबर बताओ जो हम एक डब्बे में इन मिठाइयों का पैक कर सकते हैं, ताकि हमें कम से कम डब्बे लगे। यानी कि आपको क्या बोल रहे हैं, आपको बोल रहे हैं कि GCD फाइंड करो, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर या फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब है कि वो इन दोनों का वो कॉमन नंबर है जो कि मैक्सिमम, मतलब इन दोनों का जो अगर मैं हर डब्बे में रखूंगा तो ये पूरी जो क्वांटिटी है ये भी खत्म हो जाएगी, साथ में दोनों आ भी जाएंगे। तो वो बोलेंगे इनका आप है ना हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या GCD निकाल के दो। तो इस टाइप के थ्योरी वाले क्वेश्चन ही बनते हैं, जिसमें बस जो ये नंबर होता है ना वो आपको काजू कतली और बूंदी के लड्डू के फॉर्म में देते हैं, ठीक है। तो वो भी थोड़े बहुत प्रैक्टिस करना, समझना, एग्जाम्पल्स पढ़ना। बाकी मेन जो लॉजिक है वो आपको समझ आना चाहिए कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होती है और एल्गोरिथम क्या होती है। तो आज का लेक्चर शायद थोड़ा ज्यादा लंबा हो गया, इसको खत्म करते हैं और कल फिर वापस कंटिन्यू करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी, चीजें ढंग से समझ आई हैं, क्या चीज होती है, कैसे अप्लाई करते हैं, तो प्लीज लाइक का बटन दबाओ यार, उससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। साथ में कमेंट करके मेरे को बताओ कि देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, कमेंट करने में मुश्किल से 2 या 3 सेकंड लगते हैं, लेकिन हम लोग आलस करके इस वीडियो देख के खत्म करके चले जाते हैं। आप कमेंट करोगे ना तो मेरे को भी अच्छा लगेगा, मेरे को पता चलेगा कि हाँ लोग देख रहे हैं यार, चीजों को समझ आ रही है, एंड तक देखिए इन बच्चों ने वीडियो। तो कमेंट करो यार, 2 सेकंड निकालो लाइफ के और नीचे बोलो कि हाँ सर अच्छी लगी, नहीं समझ आई तो वो चीज लिखो कि सर नहीं समझ आया, ये चीज नहीं समझ आई, मैं वापस इंप्रूव करूंगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।